हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स। चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मोल अवधारणा, या फिर जिसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिससे आप डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल लगा सको, और इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाइज ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है योगात्मक भौतिक गुण, यानी द्रव्यमान, आयतन, बल, क्षेत्रफल, ऊर्जा, ये सब आते हैं। तो योगात्मक भौतिक गुण है जिनको जोड़ा जा सकता है, इसमें आएंगे द्रव्यमान, आयतन, बल, क्षेत्रफल, ऊर्जा। फिर है अयोगात्मक भौतिक गुण जिनको जोड़ नहीं सकते, तो ये इसमें आते हैं तापमान, दाब, सांद्रता, घनत्व है। हो गया, बहुत ईजी सा है। फिर इसमें परमाणु भार निकालते हैं हम। परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। सोडियम का यहाँ पे 23 होता है, अलग अलग कार्बन का अलग अलग परमाणु का अलग अलग होता है। अब अणुभार क्या होता है? अणुभार का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे परमाणु है, तो इन सब के भार को अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अणुभार। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 का मतलब कार्बन 12 को 2 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो 6 को हाइड्रोजन 1 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 16 से 1 को यहाँ से 16 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 46 यूनिफाइड आएगा। ये है इसका अणुभार। यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन का ये जो परमाणु भार है वो लिखा हुआ है। परमाणु भार जोड़ेंगे तो अणु भार आएगा। फिर आता है इसमें एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप में कि प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं, या फिर आ सकता है कि भार प्रतिशत निकालो। तो फॉर्मूला है ये इसका, परमाणु भार बटा अणु भार कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे CH3 COOH को यहाँ पे निकाला हुआ है, कार्बन का इसमें ये परसेंट निकाला है। ऐसे हम अलग अलग निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन सबका निकाल सकते हैं। फिर है कि प्रतिशत संगठन से अणुसूत्र ज्ञात करना। ये प्रतिशत संगठन निकाल लिया। अब इससे है कि ये वाला फॉर्मूला वापस कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इसकी यूनिट निकाली जाती है। ये सब आपको सीक्वेंस पता होगा, आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें इस टाइप से ही होता है। फिर उसका सरल अनुपात से मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, फिर EFM निकालते हैं, फिर उसके यहाँ से मोल निकल जाते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे EF से इसका जो यहाँ पे आता है EFM उससे गुना कर देंगे। अणुसूत्र हमने निकाल लिया, तो इससे मूलानुपाती सूत्र भी पूछ सकता है वापस। तो यहाँ से सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र निकाला था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर इसे मोल भी निकालने होते हैं, मोल पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला है मोल का। एन यहाँ पे अवोगाद्रो नेतांक है, जिसका मान होता है 6.02 से 10⁻23। फिर अगर यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर गैसीय अवस्था है, तो उसके लिए यहाँ पे STP या ATP के ऊपर 22.4 × N लीटर वो मान्य आएगा अगर आयतन निकालेंगे तो। अगर यहाँ पे STP ये भी लिखा हो तो ये सूत्र प्रयोग करेंगे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM होगा तो आयतन के लिए ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार होगा तो यहाँ पे आयतन के लिए 22.7 × N वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इसके बाद में परमाणुकता भी पूछी जाती है, जिसमें N बराबर N/Na अवोगाद्रो संख्या अभी बताई थी मैंने, अवोगाद्रो नेतांक। N यहाँ पे कणों की संख्या है और ये भी फॉर्मूला है इसके। फिर है कि रस समीकरण मिति, स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का मतलब है कि इसमें हम सीमांत अभिकर्मक निकालते हैं और उत्पाद की मात्रा, शेष मात्रा कितनी बची, कितनी आवश्यक थी, वो सब निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन है, यहाँ पे A B और ये स्मॉल वाले लिखे, ये सारे इसमें रस समीकरण मिति गुणांक है। अब सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए यहाँ पे एक्सटेंट निकालते हैं दोनों का, यानी इसके ये मोल लिख दिए और इसके नीचे इसका जो रस समीकरण मिति गुणांक था ये लिख दिया। तो इसके आगे देन फिर यहाँ पे वापस B के लिए हो गया। अब दोनों में से जिसका एक्सटेंट कम होगा वही यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक होगा। फिर इसकी आवश्यक मात्रा के लिए यहाँ पे है लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा अभिकारक, दोनों को बराबर कर देंगे इसके एक्सटेंट को। फिर यहाँ से इस प्रकार से ये NB वाला यहाँ पे जो आएगा दूसरा अभिकारक, उसका ये यहाँ पे आवश्यक मात्रा आ जाएगी। फिर इसमें शेष मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे जो बचा हुआ था ये यहाँ पे निकला था, टोटल के अंदर से जो यहाँ पे ये वाला आया था इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा रिएक्टिंग वाला आंसर आ गया। अगर उसको यहाँ पे भार में चाहिए ग्राम में तो ये इस फॉर्मूले से आएगा, अगर उसके अणु पूछेंगे तो इस फॉर्मूले से आएगा। फिर अगर उत्पाद की शेष मात्रा पूछ जाती है, उत्पाद की मात्रा, तो इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट के सामने एक्सटेंट लगा देते हैं प्रोडक्ट का। फिर यहाँ पे इसके मोल दोनों के लिखेंगे, नीचे रस समीकरण मिति नेतांक आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला जो है इसका पूरे मान अपने पास होंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाहर में ऐसे निकाल सकते हैं संख्या, अणु पूछे तो ये वाला फॉर्मूला।
देन आते हैं इसमें सांद्रता पद यानी मोलरता ये सारे फॉर्मूले दिए गए, इनको आप ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे फॉर्मूले हैं, ये मोल प्रपात के हो गए, ये घनत्व का हो गया। अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पे आयतन है, टेम्परेचर, तो वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब वो ताप पे निर्भर कर रहा है। तो सांद्रता पद के फॉर्मूला फिर से देख लो सारे। फिर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संबंध दिए गए हैं, जैसे मोलरता और मोललता के अंदर ये फॉर्मूले याद रखने। डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा सही है, तो सारे संबंध ये याद रख लो, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। देन मोलरता और मोल प्रपात ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 इसके फॉर्मूला है, चारों को चेंज कर करके लिखा एक फॉर्मूले से। फिर है कि H2O2 के विलयन की आयतन साम्यता पूछी जाती है। तो फॉर्मूला इसका है, अगर मोलरता होगी तो ये फॉर्मूला, अगर नॉर्मलता होगी तो ये वाला फॉर्मूला। 5.6 से गुना करना, यहाँ पे 11.2 से गुना करना। फिर रसायन योग के नियम आते हैं, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है तो दोनों साइड में द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। तो इसका एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर रासायनिक समीकरण होता है उसको बैलेंस इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना है, क्योंकि दोनों साइड में द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। फिर है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। देन है गुणित अनुपात का नियम। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा युग्म इस नियम का पालन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर 2 तत्व है या फिर 2 से अधिक तत्व है, वो एक यौगिक बना रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के दोनों यौगिक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दोनों यौगिक है। तो ये गुणित अनुपात का नियम हो गया। फिर है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये लास्ट है। इसका मतलब है कि कौन सा युग्म है वो पालन करता है। तो अगर वो यहाँ पे 3 तत्व होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो तीनों तत्व अगर दोनों के ये वाले मिलकर ये बना दिया, फिर ये वाले मिलकर ये बना दिया, फिर ये वाले मिलकर ये बना दिया, इस प्रकार से ही तीनों होने चाहिए, तो ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम पालन करता है। अगर यहाँ पे दूसरा आ गया, कोई भी नाइट्रोजन आ गया लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, तो ये नहीं करेगा। ओके, बाय।